बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्पेशल प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज के मैच के बाद कहना यह बनता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि औसम हो गई। हम जो ग्रुप 2 की पाताल की गहराइयों में पहुंच चुके थे, हम आसमान की बुलंदियों पे ऐसे पहुंचे हैं कि फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। आज का मैच शानदार रहा। पाकिस्तान की अगर फील्डिंग देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए, बैटिंग देखी जाए, तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए गए हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। गेंदबाजी शानदार रही और उसके साथ साथ जो फील्डिंग थी उस पर भी बहुत से लोगों ने मदासराई की है पाकिस्तानी टीम की। तो आज के मैच में बात करेंगे और अगला हदफ हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है वो, उसमें टीम कौन सी मजबूत दिखाई देती है। बाय बुक अगर जाएं और हालात अगर तब्दील हो जाते हैं, ग्राउंड को देखते हुए सिचुएशन देखी जाए, तो कौन सी टीम मजबूत है। पाकिस्तान को तब्दीलियां क्या कोई करनी चाहिए या सेम गेम प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ हैं और साबिक कप्तान लिविंग लेजेंड सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले तो आपको बेहद मुबारकबाद। आज जितने लोगों को ये तशवीश लाहक थी आगाज पे ही कि पता नहीं पाकिस्तान मैच जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, फिर 152 के बाद भी बहुत से लोगों की ये राय थी कि हमारे ओपनिंग बल्लेबाज चल जाएं, पावर प्ले खेला जाए। आज के मैच में कुली तौर पे तबसरा क्या रखते हैं आप? देखें, पहले भी बात हुई है कि सिडनी जो ग्राउंड है ये हमारी फेवरेट ग्राउंड है और पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ी आसान पिच है वहाँ, और आराम से जो परफॉर्मेंस की है। इससे पहले भी देखें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी पिच के ऊपर पाकिस्तान ने 185 किया था और अब तो मेरे भी ख्याल में था पाकिस्तान इतना स्कोर दोबारा भी कर सकता था अगर पहले बैटिंग आती। तो न्यूजीलैंड की टीम को अगर देखा जाए तो उनकी मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हुई है और उसके बाद पाकिस्तान ने जैसे आपने कहा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, फील्डिंग और कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त चला है और हर प्लेयर ने मेहनत की है और हमें बड़ा खुशी का दिन है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है माशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह ताला जबरदस्त परफॉर्मेंस और कॉम्बिनेशन बन चुका है। और जो लोगों के ख्याल से बाबर आजम का मुताल्लिक है ये आउट ऑफ फॉर्म है, इसका चेंज कर देना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर और हारिस को ऊपर ओपन ले आए, तो नहीं, मैं इसी पे कल बात हुई थी कि यही कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। और दोनों देखें, बाबर ने और रिजवान ने 50 और किया है 38 बॉलों में और 100 रन की जो पार्टनरशिप हुई है ये मैं कहूँगा कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और उसके बाद तो इतना आसान हो गया था मैच जीतना और न्यूजीलैंड को भी पता चल गया था कि उनसे ग्रिप से मैच निकल चुका है और पाकिस्तान बड़ा आसानी से इजी से जीतेगा। और यही एंड पे रिजल्ट हुआ कि 7 विकेटों से पाकिस्तान ने ये जीत की और 5 गेंद स्पेयर भी थे। जी सही। सरफराज साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद कुरैशी, आज लगता है कि हम समय जो शायकीन क्रिकेट हैं जो बाबर आजम के 1 डाउन आने का मुतालिबा कर रहे थे, आज उन तमाम लोगों के गिले शिकवे दूर कर दिए बाबर ने, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपसे मैं पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो आज की जीत। और यकीनी तौर पे एक बहुत आउट क्लास आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओवरऑल अगर आप देखें यासिर, तो एक कंप्लीट पैकेज हमें नज़र आया है। बॉलिंग से लेके आप देख लें कि बॉलिंग में हमने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमने मिस्टेक की है। एक्यूरेट लाइन लेंथ पे बॉलिंग हुई है, वेरिएशन के साथ बॉलिंग हुई है। फिर बैटिंग में भी हमने जो है वो स्टार्ट हमें आउटस्टैंडिंग मिला, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको उस मोमेंटम को कैरी ऑन किया। जो मेजर डिफरेंस था दोनों टीमों में वो मेरे ख्याल में फील्डिंग नज़र आई। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और देखें, बाबर क्योंकि कंसिस्टेंटली जो है वो फेल होते आ रहे थे, एशिया कप में भी, इंग्लैंड की सीरीज़ में भी, फिर यहाँ भी इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका 100 था, लेकिन उसके बाद आप देख लें उनकी कोई परफॉर्मेंसेज अप टू द मार्क नहीं थी। तो इस वजह से सब लोग यही कह रहे थे कि उनको 1 डाउन आना चाहिए था और उन लोगों में मैं भी शामिल था। लेकिन जिस तरह से बाबर ने आज परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से
हमें हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, वो जिस भी नंबर पे परफॉर्म करें, एज फार एज परफॉर्मेंसेज निकल के आ रही हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान टीम जीत रही है, तो ये मैटर नहीं करता कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेलता है। सही है। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हमारी टीम है, जिसके ऊपर बातें हो रही थी कि कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, बहुत से एक्सपर्ट्स की राय भी ये थी कि आपको किसी और को शामिल कर लेना चाहिए, किसी तजर्बाकार को शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन आज का खेल देख के हमें ये लगा कि पोटेंशियल है टीम के अंदर। ये पोटेंशियल किस तरीके से मजीद बाहर आएगा, क्योंकि किसी की तजर्बाकारी, किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। आज जिस तरह का खेल पेश किया गया, यानी एबिलिटी मौजूद है, और कहीं ना कहीं पे कोचिंग के ऊपर भी बात आती है कि कोच ने किसी तरीके से सही ना बताया होगा, जिस वजह से परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ा। सर, ये कोचिंग का जो मामला है, ये ओवरनाइट तो आप ठीक नहीं कर सकते, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो वो तो जो उनकी एबिलिटी है, एबिलिटी के मुताबिक उन्होंने परफॉर्मेंस की है बैट्समैनों ने। तो सबसे तो पहले मैं ये कहूंगा कि इस टीम ने जो पहले इससे परफॉर्मेंस देखे, कॉम्बिनेशन एक बन गया था और एक इनमें जज्बा पैदा हो गया था व्हेन दे बीट दिस साउथ अफ्रीकन। और इसी ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका को जब इन्होंने हराया है और वहां से एक इनका मुराल भी हाई हुआ है और कॉम्बिनेशन में जो बेहतरी हुई है, उसके बाद फिर इन्होंने बांग्लादेश को भी हराया आसानी से। तो एक मुझे उस वक्त लगा है कि पाकिस्तान अब कॉम्बिनेशन बन चुका है और एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन है और ये अब आइंदा मैच जीते जाएंगे। और उसके बाद यही हुआ आज कि पाकिस्तान ने ये मैच बआसानी जीता है। और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जो न्यूजीलैंड की टीम ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से हराया था, तो आज देखें वही टीम पाकिस्तान ने उसको किस तरह आसानी से हराया है। और अभी अगर 180 स्कोर होता तो वो भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने आसानी से कर लेना था। जिस तरह सरफराज साहब, आप समझते हैं कि माजी की तारीख का भी प्रेशर आपके ऊपर मौजूद होता है? न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ये रही है कि माजी में जब 2 बार सेमीफाइनल में आए, न्यूजीलैंड हारा, तीसरी बार फिर हार गया। नहीं, ये तो देखें पाकिस्तान की जो टीम है, ये तो मैं कहूँगा कि अब एक फॉर्मिडेबल टीम बन चुकी है। और इसमें तो जो पहले हारते रहे हैं तो उसमें कुछ कबाकतें होंगी जरूर, लेकिन अब तो मैं कहूँगा कि फिटनेस भी इनकी पीक पे है और फील्डिंग भी जबरदस्त की है। और उसके बाद जो इन्होंने रन रोके हैं डाइव करके, जो डेफिनेट चौके थे, वहां से इन्होंने 2 रन दिए और 2-2 करके बचाए हैं। तो मैं ये आज देख के बड़ा खुश हुआ हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह एफर्ट मारी है और आउटस्टैंडिंगली इन्होंने हर डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिर कैप्टनसी भी अच्छी हुई है। जो लोग कहते थे कि बाबर आजम को फारिग कर दें, ये कर दें, अब उनके मुंह बंद हो गए हैं। मैं इस बात पे भी बड़ा खुश। जी सही। अहमद, आप क्या राय रखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान ने जान तो मारी है, लेकिन हमारी एक रवायत है कि हमारा टोटल अगर 180 भी हमने चेज करना हो, 160 करना हो या 130 करना हो, हम आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं। यानी ब्लड प्रेशर भी हाई होता है शायकीन क्रिकेट का, वो परेशान भी होते हैं, हैरत ज़दा भी होते हैं। मैच को सनसनीखेज बनाने के बाद फिर फैसला होता है कि हमारे हक में रहा या किसी दूसरे के हक में चला गया। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की टीम ये ना करे तो पैनाडोल और बीपी की गोलियां कौन खरीदेगा? वो शायद जो मेडिकल स्टोर वाले बढ़ा रहे हैं। देखें, अब जिस तरह का स्टार्ट मिला था पाकिस्तान को, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि 3-4 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बाबर और रिजवान की जब विकेट गिरी, और अच्छी बात यह है कि हारिस ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, कोई जल्दबाजी करते हुए जो है गलत टाइम पे जो है अपनी विकेट नहीं दी। ऑल दो कि वो बाद में आउट हो गए, लेकिन उनकी जो लिटिल कैमियो थी उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट लगातार उनकी तीसरा मैच था और तीनों मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते आए हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह की आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस दी है, यही असल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ और असल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोटेंशियल है। देखें, क्रिटिसिज्म
जो एक तो होता है अंधा क्रिटिसिज्म के आप अच्छा करो या बुरा करो, आपको हर वक्त जो है वो क्रिटिसाइज किया जाए, और एक होता है पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसमें आपको प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, साथ सोल्यूशन भी दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो क्रिटिसिज्म जो जेन्युइन था वो यही था कि आप अपने पोटेंशियल पे आप अपनी एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलें। तो आज वो चीज़ नज़र आई है, एक एग्रेशन भी नज़र आया, एक पॉजिटिव अप्रोच भी नज़र आई। सबसे बड़ी बात ये कि इंटेंट नज़र आया जीतने के लिए। पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक आपको इंटेंट नज़र आया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो असल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम यही है जो इतने स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ पॉजिटिव क्रिकेट और एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेली। यानी पहली बॉल से आखिरी बॉल तक आपकी लगन बरकरार रहे, आप अपनी जान पूरी मारें, फिर नतीजा जो भी हो वो किस्मत को मंजूर होता है। वो शायकीन क्रिकेट भी कर लेते हैं, आपको दाद भी देते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सरफराज साहब और अहमद कुरैशी हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक में कोका कोला ने अपने क्रिकेट फैंस के लिए गेम मुतारिफ करवाई है, जिसका QR कोड आपको ब्रेक में दिखाई देगा, जिसे आप स्कैन कीजिए और गेम को खेलिए। ज्यादा जवाबात देने वाले और पॉइंट्स हासिल करने वाला कुक मर्चेंडाइज बनने का भी शर्फ हासिल कर सकता है। तो आप भी खेलिए, क्रिकेट एक्सपर्ट भी खेलेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज न्यूजीलैंड ने गलतियां क्या की? न्यूजीलैंड क्या अंडर प्रेशर टीम थी, या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए न्यूजीलैंड हार का शिकार हुई? न्यूजीलैंड के चांसेस कितने थे कि आज पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे सकती? और अगला मैच जो है भारत और इंग्लैंड का, वो किस हद तक टफ होगा, इसी बारे में बात करते हैं। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड से आज गलतियां क्या हुई हैं? एक तो हमने फील्डिंग न्यूजीलैंड की कमज़ोर देखी है, उनसे कैचेस भी छूटे हैं, और बाउंड्रीज जो ज़्यादा लगी पाकिस्तान की, उसमें भी न्यूजीलैंड की फील्डिंग में कमज़ोरी सामने आती है। तो न्यूजीलैंड ने कहां पर खेल अपने हाथ से गंवाया? देखें, सबसे पहले तो ये है कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं, एलन है, कॉनवे है और फिलिप्स, ये उनकी रीड की एक किस्म की टॉप बॉलिंग बैटिंग की जो एवरेज लेकर जाते रहे हैं। इन तीनों ने बड़ा स्कोर किया है और बड़ी तेजी से स्कोर किया है। अब इनका कॉम्बिनेशन नहीं चला, और पहले जो 3-4 बैट्समैन इस तरह फेल हो जाएं तो फिर टीम का वापस आना इतना आसान नहीं होता कि आप 200 स्कोर करें। तो फिर भी मैं कहूँगा कि इन्होंने फाइट बैक करके, और विलियम और मिचेल की एक अच्छी पार्टनरशिप 68 रन की हुई, तो कुछ काबिल कदर स्कोर नजर आया। लेकिन ये जो जब मैं बता रहा हूँ कि जो मेन उनके बैट्समैन थे, हार्ड हिटर और स्कोर करने वाले, वो फेल हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज मिला है। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है, लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त थी। शुरू में अफरीदी ने जो उनके आउट किए हैं, तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा मामला चलता रहा है। हालांकि उनके भी 4 ही आउट हुए हैं, लेकिन 152 स्कोर इतना ज्यादा नहीं था जैसे कि पिच खेल रही थी। और इस पिच पे जो हमारा शदाब का मुझे उम्मीद थी कि 3-4 विकेट लेगा, लेकिन ज्यादा टर्न नहीं हुई और बड़ी लो बाउंस और स्लो पिच थी। और इस तरह की पिचें तो मेरा ख्याल है बैट्समैनों के लिए भी ज्यादा कारआमद होती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ये मैच आसानी से जीता और फाइनल में जा रहे हैं। तो अगला मैच तो आप क्या कह दें कि इंडिया और जो इंग्लैंड का मैच होगा, उस पर बात करनी है। जी, आप क्या समझते हैं, बाय बुक कौन सी टीम मजबूत दिखाई देती है आपको? देखें जी, इंग्लैंड का मलान जो है वो अनफिट हुआ है, हैमस्ट्रिंग है, उसकी जगह देखें चेंज करेंगे, सॉल्ट को शायद लाएंगे। बाकी मैं कहूँगा कि इंग्लैंड की टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। उनके पास ये स्टोक बॉलर है, उसके बाद फिर वोक्स है, फिर वुड है, करन है, उसके बाद फिर 2 ऑलराउंडर जो अली और स्टोक हैं। तो ये मैं कहूँगा कि एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। फिर आदिल रशीद है स्पिनर, और मेरा ख्याल है कि मलान की जगह शायद सॉल्ट को ये डालें। और सॉल्ट ने भी पाकिस्तान में बड़ी आउटस्टैंडिंग लाहौर में एक ऐसी इनिंग खेली थी कि हैरान थे कि बड़ी स्पीड से उन्होंने खेली। लेकिन इंडिया की मैं कहूँगा कि बैटिंग इतनी कोई जबरदस्त नजर नहीं आ रही। उनके पास सिर्फ ये
राहुल अब कुछ लास्ट मैच में 50 किया है, लेकिन शर्मा उनका आउट ऑफ फॉर्म है जो कैप्टन है, और सूर्या यादव है जो, और कोहली, ये दो मेन बैट्समैन है जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं। फिर इनके पास पांड्या है जो जबरदस्त ऑलराउंडर मैं कहूँगा, लेकिन उसके बाद फिर इनका अश्विन है जो स्पिनर है, उसके बाद 3 से 4 तेज बॉलर हैं, अर्शदीप है जो इन फॉर्म है, विकेटें 3-4 लेता है, फिर ये एक स्विंग बॉलर है कुमार, और फिर शामी है। तो ये मैं कहूँगा कि इनके मुताबिक इंग्लैंड की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, यानी बाय बुक आपको वो ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। अहमद, हमारे शाहीन शाह अफरीदी, उनका कितना प्रेशर आप देखते हैं मुखालिफ टीम के ऊपर? पहली ओवर में विकेट निकालना मुखालिफ टीम के हौसले किस हद तक पस्त करता है? देखें यासिर, हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब शाहीन अफरीदी अभी उनका कम बैक हुआ है तो वो नी की इंजरी से वापस आए हैं, और सरफराज साहब आपको बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि जो नी की इंजरी से बॉलर वापस आता है उसका इतनी जल्दी फॉर्म में आना पॉसिबल ही नहीं होता। और जिस तरह से, ठीक है, इंडिया वाले मैच में हमें उनका वो रिदम नहीं नज़र आया, लेकिन उसके बाद से जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं वो आउट क्लास रही हैं। और पिछले साल 1.5 साल में हमने देखा है कि शाहीन अफरीदी की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंसी है, उसकी वजह से ये है कि दूसरी टीम पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता ही होता है। ख़ासतौर पे जो मेजर उनकी बॉलिंग की एक ख़ास बात है वो ये कि वो जो बिल्कुल आपको फुल लेंथ बॉल करते हैं, और इन स्विंगर के साथ आई थिंक वो बहुत मुश्किल होता है, बल्कि एक तरह से मैं कहूँगा नामुमकिन होता है ज़्यादातर बैट्समैन के लिए रीड करना। आज भी अगर आप देखें तो जो उनके ओपनर थे वो इसी तरह आउट हुए। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने रोहित शर्मा और एरन फिंच को भी देखा। तो दुनिया के जो बड़े टॉप के बैट्समैन हैं वो भी उनकी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी की नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं, और होपफुली कि वो फाइनल में इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉलिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे। आप इंग्लैंड और इंडिया की टीम के कंपैरिजन जिस तरह सरफराज नवाज साहब ने किया है उसकी किस हद तक तायीद करते हैं, और क्या समझते हैं कि फाइनल इंग्लैंड और इंडिया में से कौन पहुंचेगा? यासिर, देखें, इससे पहले भी हमारी इस हवाले से बात हुई थी, मैंने आपको यही कहा था कि दोनों टीमें काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं। थोड़ा सा इंग्लैंड को ये एज हासिल है कि आदिल रशीद और मोइन अली जो जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, ख़ासतौर पे मोइन अली की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज हैं उनका थोड़ा सा उनको एज हासिल है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे शुरू से एलेक्स हेल्स हैं उनके पास, बटलर हैं, लियाम लिविंगस्टन है, मलान है, बट तो ये एक लंबी उनकी जो है वो बैटिंग लाइन है, सारे पावर हिटर्स हैं। इंडिया की भी जो है हम अगर देखें तो काफ़ी हद तक बैटिंग ज़बरदस्त है, उनको एज मिलता है सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तरफ से। देखें, आपने ये पूछा कि फाइनल में कौन आए, मेरे ख्याल में जो भी आए, जिस तरह की पाकिस्तान की इस वक्त की परफॉर्मेंसेज हैं वो आउट क्लास हैं, और अगर इंडिया फाइनल में आता है तो इंडिया के लिए बस यही पैगाम है कि अखियाँ उड़ीक दियाँ दिल आवाज़ा मादा आजा तेरा इंतजार है। तो होपफुली अगर इंडिया आता है तो इंडिया को हम हराएंगे, और इंशाल्लाह जब हराएंगे तो फिर इंडिया को भी वो जो एक डस्ट लगेगी वो लंबे टाइम तक याद रहेगी। सरफराज साहब, 2 दहाइयों से या 3 दहाइयों से जब भी हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ है, अगर वो हम जीत जाएं तो हमारे लिए वही फाइनल होता है। शायकीन क्रिकेट फिर अगले मैच के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या समझते हैं कि फाइनल फीका पड़ेगा अगर इंग्लैंड हमारे मद्दे मुकाबले आता है तो? देखें, अगर इंडिया आ जाता है तो फिर तो हमारा फाइनल जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। इंग्लैंड के साथ ज़रा मुकाबला सख्त हो सकता है, क्योंकि उनकी काफ़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो टीम में है वो काफ़ी अच्छे मंजे हुए बैट्समैन बॉलर भी हैं, और कॉम्बिनेशन उनका भी जैसे पाकिस्तान का है उनका भी है, और उनके पास ऑलराउंडर भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंडिया अगर फाइनल में आता है तो हमारी, तो मैं कहूँगा कि बड़ी मौज हो जानी चाहिए कि आसानी से हम जीतेंगे और पिछला बदला भी निकाल लेंगे। जो अंपायर ने एक बेईमानी की थी कि वो जो 5 रन दे दिए तो 9 बॉल दे दिया, तो ये मैं कहूँगा। लेकिन इंडिया मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड का मुकाबला नहीं कर सकेगी। जी, आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम, उसे ये अंदाज़ा नहीं होगा कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो जान पूरी मारनी है, इंग्लैंड के मुकाबले में आते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली भी कर सकते हैं?
स्ट्रेटेजी इनके पास है ही कुछ नहीं। जो बैट्समैन है, एक मेरा ख्याल है पॉन्ट्स जो है विकेट कीपर बैट्समैन, वो शायद ये चेंज करें, तो उसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि बाकी तो वही टीम खेलेगी। तो वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनके पास ये नीचे मैं कहूँगा कि एक लंबी टेल आ जाती है। जो इंग्लैंड के पास बैटिंग भी अच्छी है, जो टेल है उनकी, तो जहां भी आप देखें उसके बाद जो बटलर वगैरह हैं ये बड़ी तेज खेलने वाले हैं। लेकिन सबसे इंडिया को जो मुश्किल है कि रोहित शर्मा जो है वो फॉर्म में नहीं है और उसका जो परफॉर्मेंस देखें वही मैच लेके 60% मैच के जो स्कोर करता रहा पहले, तो यही है। अब कोहली जो है वो भी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसके बाद यादेव के ऊपर ज्यादा बैंक करेंगे। जी अहमद, जिस तरह हमारे बाबर आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन वो फॉर्म में आए, आज उन्होंने अपना बेहतर खेल पेश किया, एक अच्छा टोटल बनाने के लिए, चेज करने के लिए उन्होंने टीम की हिम्मत भी बढ़ाई है। तो अगर शर्मा और कोहली परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर सूरत हाल किस हद तक मुख्तलिफ होगी? अच्छा यासिर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारा जो राइवल है ना वो इंडिया है, इंग्लैंड नहीं है। इस वजह से इंडिया के ऊपर इस वक्त साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान की जीत का है कि उनको इस चीज़ ने काफ़ी जो है ना वो एक तरह से धचका दिया होगा कि अब हमने भी फाइनल में पहुंचना है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना। जबकि दूसरी तरफ क्योंकि इंग्लैंड हमारा राइवल नहीं है तो इंग्लैंड इस चीज़ से रिलैक्स है, उनका पूरा फोकस अपनी गेम के ऊपर होगा। बिल्कुल सरफराज साहब ने सही बात की कि रोहित शर्मा आउट ऑफ द फॉर्म है और यानी आउट ऑफ फॉर्म है। उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ से खेल अच्छा पेश आए, जो भी टीम फाइनल में पहुंचे वहां भी खेल अच्छा पेश हो। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, अहमद कुरैशी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।